ले जी, फ्री कॉन्सेंट के सवाल। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री। वो सिचुएशंस बताएं जिसमें कॉन्सेंट फ्री होती है। आप कहेंगे वो सिचुएशन जिसमें कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, अगर ना हो तो कॉन्सेंट इज फ्री। कहाँ कॉन्सेंट फ्री होगी? तो हमारी किताब ने तो ऑपोजिट बताया, क्या कहाँ फ्री नहीं होती। तो आप कहते हैं इनको छोड़ के बाकी जगह, और वो 5 आपको पता है। आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उनके नाम दे दें बस। सीधा सवाल था, अल्लाह खैर करे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक फ्रॉड की डेफिनेशन देनी है, फड़का फड़कू देंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज डिस्क्राइब्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन करें। 4 नंबर। जहीर एक अकाउंटेंट है आबिद की कंपनी में, उसने एम्बेजल कर दिया और एब्सकॉन्ड कर गया 5 मिलियन के साथ। उसने गड़बड़ की, घपला किया और भाग गया 5 मिलियन रुपए लेके। बड़ा जालिम आदमी था। आबिद ने एक प्रॉमिसरी नोट उसकी वाइफ बिनते असलम से साइन करवा लिया। आप उसे ढूंढने गया होगा, वो नहीं मिला होगा, उसकी बेगम नजर आई होगी, उसने उससे लिखवा लिया। फॉर द सेट अमाउंट, क्यों उसने बेगम ने लिख के दिया? व्हेन ही इन्फॉर्म, जब आबिद ने उसे बताया कि उसका हस्बैंड जो है उसको अरेस्ट कर देंगे और उसका नाम अखबार में आ जाएगा। यानी कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया, ये उसके घर पहुंचे, वो नहीं मिला, उसकी बेगम मिली, तो उसको कहा कि देखो तुम्हारे शौहर का नाम हम अखबार में दे देंगे, उसको वो अरेस्ट भी हो जाएगा और दूसरा उसकी बदनामी हो जाएगी। तो वाइफ ने घबरा के प्रॉमिस नोट साइन कर दिया कि जी हम आपको 5 मिलियन दे देंगे। कैन बिनते असलम अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? क्या बिनते असलम आगे जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है? जी, अब ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया यस, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बिनते असलम के साथ कोर्शन हुई है। कोर्शन किसे कहते हैं? जब जुर्म किया जाए या जुर्म करने की धमकी दी जाए या एसेट छीन लिए जाएं या छीनने की धमकी दी जाए। यहाँ उसने जुर्म करने की धमकी तो नहीं दी, उसने तो अपना कानूनी राइट बताया है। तो इसका मतलब है कि हर जोर ज़बरदस्ती कोर्शन नहीं है। तो यहाँ उसने सिर्फ ये बताया है कि भाई हमारे पास ये लीगल पावर है, उसने चोरी की है तो हमें ये करना पड़ेगा, और वो खातून डर के उसने साइन कर दिया। ये कोर्शन वाला डर नहीं है, क्योंकि कोर्शन की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि सवाल देखते साथ ही हम जज्बाती होकर फौरन से जवाब दे देते हैं। जी, अगर मगर करके, तो अगर आप मतलब आप वो कर दें कि अगर वो जो धमकी है वो गैर कानूनी है और बगैर सर्च वारंट के नहीं आ सकते थे या बगैर पुलिस के आके नहीं इस तरह से डराया जा सकता था, तो फिर हम इसको कह दें कि ये तो कोर्शन है। लेकिन इस वक्त हमें ये पता है कि अगर एक बंदा चोर है और उसके घर वालों को बताया जाए कि देखो ये चोर अगर पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे चला जाएगा और इसका नाम अखबार में आ जाएगा, तो ये गैर कानूनी हरकत नहीं है। आपने पाकिस्तान पीनल कोड की खिलाफ वर्जी या कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म करने की धमकी नहीं दे रहे, आप तो अपना हक इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। तो बिनते असलम के साथ चूंकि कोर्शन नहीं हुआ तो बिनते असलम ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है आप थोड़ा सा घुमा के कहें कि यहाँ एक अनड्यू इन्फ्लुएंस ज़रूर है। एक पैसे वाला बंदा है और एक बेचारी वो जिसका शौहर चोरी करके भाग गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मगलूब हो जाएगी। तो बहुत ही घुमा फिरा के आप शायद इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में साबित कर दें। अपेरेंटली इसमें क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन एक खूबसूरत राइटिंग करने वाला कोई और जवाब दे के साबित कर दे अपनी दलील से, तो भी चल जाएगा काम। डन। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। 5 नंबर। यहाँ टेंशन हो गई है, 2 लाइनें लिखने से तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए? एक्सेप्शन भी तो मिलती जुलती हैं। डिफरेंस तो 2 है। तो अब जब दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, नंबर भी ज़्यादा है, तो शायद डेफिनेशन एहतियातन लिख देनी चाहिए। क्रिमिनल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। एक भाई ने कहा कि हम थोड़ा सा सोच वसी कर सकते हैं, 2 वो डिफरेंस बता दिए। एक हम कहते हैं कि जी फ्रॉड में तो क्रिमिनल है जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में क्रिमिनल नहीं है। फिर थोड़ा सा आप डैमेजेस वाली बातें और वो वाली बात भी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि फ्रॉड 5 तरह का होता है, फॉल्स एसेशन फलाना फलाना फलाना, और मिसरिप्रेजेंटेशन 3 तरह की होती है, ये वाला ये वाला ये वाला। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जब नंबर ज़्यादा हो और डर लग रहा हो और दिल कर रहा हो कि मैं ज़्यादा लिख दूँ, तो शर्माना नहीं है।
ज़्यादा लिख देना है। पेपर में जब भी रट्टे वाला सवाल आए और कम और ज़्यादा में डाउट हो तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा लिख देना चाहिए। करीम ने एक टेक्सटाइल मिल ली है लईक से ऑन हिज अश्योरेंस एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार दैट मिल एंड इट्स एसेट्स वर फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस। करीम ने लईक से एक टेक्सटाइल मिल ली है और उसने अश्योरेंस दी है और एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से दिया है कि मिल और उसके एसेट्स फ्री फ्रॉम एनी पता नहीं क्या है। अगेन इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब होता है चार्ज वगैरह, यानी कि आपकी जो एसेट्स हैं उसके ऊपर किसी और का राइट क्रिएट हुआ होता है तो उसको कहते हैं इनकम्बरेंस। लेकिन अगर हमें ये नहीं भी पता हो तो भी शायद हमें पूरा सवाल पढ़ के समझ आ जाए। लेटर करीम रिसीव्ड अ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेजेस ड्यू एंड फाउंड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार वाज फोर्ज्ड बाय लाइक। बाद में उसको एक नोटिस आया कि भाईजान आप ये पेमेंट कर दें, और पता ये लगा कि रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट जो भाई साहब ने दिया था वो जाली बोगस था। What rights are available to करीम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बड़ा क्लियर कट करीम के साथ फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे एक बंदे ने फॉल्स असर्शन दी है, झूठ बोला है, और इवन जो रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट है वो भी 2 नंबर बना के दे दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड में क्या राइट है करीम के पास, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और जो नुकसान हो रहा है, जो भी मामला आते हैं वो क्लेम कर दे। In light of contract act, explain the difference between coercion and undue influence. लट में जा देंगे आप लोग तो। Under the provision of contract act, describe the following: undue influence और ऐसे सवाल होने चाहिए। 12 नंबर आराम से, एक सवाल किया 12 नंबर साइड पे, 6 और 6 12। फ्रॉड तो हो जाएगा, undue influence में क्या करेंगे? एक भाई बहुत परेशान है, जब नहीं कुछ समझ आ रहा होगा, उन्होंने डिफाइन नहीं, डिस्क्राइब का है, तो डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो बता दें कि वो 3 सिचुएशन से डोमिनेट हो जाती है। विल अगेन वही बात, भाई के जहन में टेंशन आई कि 6 नंबर तो नहीं पूरे होते लग रहे, टेंशन आ गई तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा लिख देना चाहिए। और 12 नंबर का सवाल डिजर्व करता है कि ज़्यादा लिखा जाए। कोई सवाल आ गया, शफीक ने अब्बास की मोटरसाइकिल फैक्ट्री फैसलाबाद में खरीदी। अब्बास ने उसे एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि दैट 50,000 मोटरसाइकिल आर असेंबल्ड एज हिज फैक्ट्री। अब्बास ने कहा था जी मेरी फैक्ट्री में 50,000 मोटरसाइकिलें बनती हैं। शफीक लेटर फाउंड दैट फैक्ट्री हैज अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 35,000 मोटरसाइकिल ओनली पर एनम। उसे बाद में पता लगा कि ये फैक्ट्री 35,000 मोटरसाइकिलें बनाती है, और उसने क्या कहा था, Shafiq now want to rescind the contract on ground that his consent was obtained by misrepresentation. वो कहना चाहता है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। Under the provision of contract act, list the circumstances under which Shafiq may not be able to rescind the contract. सवाल इस तरफ तो है ही नहीं। सवाल ये है कि आप वो सिचुएशन बताएं जहां एक बंदा मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। वो आपको 2 बातें पता है। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं, पुराना सवाल है, मैंने आपको बताया था कि ये 2 नहीं है, इससे ज़्यादा भी होती थी। तो ये 5 एक्सेप्शन है जिसमें हमारी किताब में 2 हैं। उस वक्त की किताब ज़रा पुराना दौर था, ICAP ज़्यादा डिटेल से किताब बनाई हुई थी, तो इसकी 5 एक्सेप्शन हमारी सिलेबस में होती थी। आज की डेट में ये 2 ही एक्सेप्शन हैं, तो अब ये 5 नंबर का सवाल नहीं, ये 2-3 नंबर के अंदर ये सवाल हो सकता है। डन। जमाल थ्रेटन राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ। ओए होए, जमाल ने राफिया को डराया कि वो उसके बेटे आतिफ को मार देगा इफ ही डिड नॉट सेल हर हाउस टू मुजाहिद, अगर उसने मुजाहिद को अपना घर ना बेचा। राफिया डिड एट शी वाज टोल्ड, बेचारी घबरा गई, उसने वही किया जो उसे कहा गया था। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड लग रहा है? आप कहेंगे नहीं जी ये गलत है। पहले बताएं कि यहाँ कोर्शन है, और कोर्शन इसलिए कि उसने जुर्म करने की धमकी दी है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है मजलूम के ऑप्शन पे। तो अब राफिया इसको ख़त्म कर सकती है और डैमेजेस वगैरह मांग सकती है। और रिस्टोर, वो जो घर उसने दे दिया वो भी वापस हो जाएगा। गफ़ार परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम शरीफ हु इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन। गफ़ार ने एक शरीफ इंजीनियर से एक चीज़ खरीदी। ड्यूरिंग द डिस्कशन
Prior to purchase, Sharif had told Ghaffar that in his opinion, शरीफ ने बाइंग से पहले बताया था गफ्फार को कि उसका ख्याल है the land would be able to support 2500 मैंगो ट्री। उसने कहा मुझे लगता है कि इस जमीन में 2500 मैंगो ट्रीज आ जाएंगे। However, only 2300 trees could eventually be planted on the land। हालांकि असल में 2300 दरख्त लग सके। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएं क्या गफ्फार जो है वो डैमेजेस मांग सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड? क्यों? ये मिस्टेकन ओपिनियन है। उसने कहा था इन माय ओपिनियन, देख रहे हैं, जबकि पीछे वाले सवाल में अगर आप देखें तो उसने रिप्रेजेंट किया था कि भाई 50,000 मोटरसाइकिल आर असेंबल्ड इस फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट बताया था। और इस वाले सवाल में अल्फाज बता रहे हैं कि वो अंदाजा है उसका। तो मिस्टेकन ओपिनियन को मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फ्रॉड नहीं कहेंगे। तो यहाँ कोई नहीं फ्रॉड हुआ, उसने ओपिनियन दी थी, आपको चाहिए था कि आप तहकीक कर लेते, आपने तहकीक नहीं किया, आप खुद बेवकूफ बन गए। डन। मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस। दाऊद एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मुगल फॉर परचेज ऑफ 50 टन्स ऑफ राइस। दाऊद और मुगल जो है ना वो राइस की ट्रेडिंग करते हैं, और दाऊद ने मुगल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 50 टन राइस लेना चाहता है। दाऊद हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस व्हिच वुड हैव अफेक्ट मुगल विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दाऊद को कुछ खुफिया बात पता है कि चावल की कीमत में ये फलाना चेंज आने वाली है, जो कि मुगल को नहीं पता, और अगर मुगल को पता होता तो उसकी विलिंगनेस अफेक्ट हो जाती है। When मुगल थ्रू हिज ओन रिसोर्सेज केम टू नो अबाउट द प्राइसेस, जैसे ही मुगल को अपने सोर्सेज से प्राइसेस का पता लगा, उसने दाऊद को फ्रॉड का कह दिया और कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेन क्या मुगल जस्टिफाइड है? जी, अब अगेन जाहिर है अगर वो खुद भी राइस की दुनिया में ही जी रहा है तो वो ऑर्डिनरी तरीके से मालूम कर सकता था क्या है। और दूसरा, प्राइस उसने छुपाई है, साइलेंट रहा है, ना मुगल और दाऊद भाई है, ना उसने पूछा है। तो ऐसे में अगर वो खामोश रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक तो फ्रॉड नहीं हुआ। और दूसरा, चूंकि वो खुद राइस की दुनिया में, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से थोड़ी सी दिक्कत से हकीकत तक पहुंच सकता था, पर वो नहीं पहुंचा। डन। हारून वॉज एंगेज टू बी मैरिड टू गजाला। हारून की मंगनी हुई थी कि वो आगे शादी करेगा गजाला से। अब एंगेज यहाँ दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एंगेज एक एंगेजमेंट मंगनी वाला, और एक एंगेज के एक बंदे को इसलिए कहा गया या उसके जिम्मे था। तो हारून के जिम्मे था कि उसने गजाला से शादी करनी थी। जिम्मेदारी हैं जी, निभानी पड़ती हैं। हारून वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस, लेकिन वो अपना कारोबार सेट करना चाहता है। And therefore he entered into contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of gift in return। बहुत ही कम ज़र्फ किस्म का इंसान हारून, जो कि जिस खातून से शादी होने लगी है, उसने कहा जी मैं तो अपना कारोबार करना है, तो तुम अपनी ज्वेलरी और अपना जो अपार्टमेंट है वो मुझे गिफ्ट कर दो। और इन रिटर्न हारून ने एग्री किया कि वो उसको एक स्मॉल शेयर देगा बिजनेस के प्रॉफिट में। पूरा कारोबारी ना, मतलब ये सीए फाइनलिस्ट लग रहा है। आफ्टर सम टाइम गजाला फाइल्ड अ सू अगेंस्ट हारून। गजाला थोड़ी सियानी हुई तो उसने लीगल केस कर दिया, रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग असाइड द गिफ्ट डीड एट इट वाज नॉट मेड विद हर फ्री विल। उसने कहा जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है वो अब उसको साइड पे कर दें, क्योंकि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो उस वक्त फ्री विल नहीं थी। शादी से पहले एंगेजमेंट हुई हुई थी। डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन। क्या गजाला अपनी इस मार्के में कामयाब हो सकेगी? तो गजाला के साथ एंटी इन्फ्लुएंस हुई है, जिससे शादी होने जा रही थी। उसने कहा जी मैंने तो आगे ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनानी है, तो तुम अपनी ज्वेलरी और अपना जो है ना अपार्टमेंट मुझे गिफ्ट कर दो, और उसके बाद जो है ना मैं तुम्हें थोड़ा सा शेयर भी दे दूं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो बेचारी इन्फ्लुएंस हुई है, क्योंकि जैसे शादी होने जा रही है, अगर उसने कहा है कि देखो, तो इसने पहले कहा होगा क्या हम देर तक साथ चलेंगे, क्या ज़िंदगी की हर गम में मेरा साथ दोगी? उसने कहा हाँ जी साथ दोगे। क्या भरपूर साथ दोगे? उसने कहा भरपूर साथ दोगे। क्या तुम ज्वेलरी भी मुझे दोगी? तो वो इस तरह से उसको इमोशनल कर गया। साफ नजर आ रहा है कि उसने उसको ब्लैकमेल किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। इधर आते हैं। सुल्तान ने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदी 7 लाख की, किससे? ज़मीर से, 30 डेज क्रेडिट पे। एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू दैट ही वाज इंसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुल्तान ने
ज़मीर से 7 लाख के इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की डील की है 30 डेज के क्रेडिट पे, उससे चीज़ें पकड़ी और कहा मैं 30 दिन बाद तुम्हें पैसे दूंगा, जबकि उसे खुद पता था कि मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ। बताएं वैलिडिटी क्या है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कि इंसॉल्वेंट बंदे के साथ हुआ है, ये शुरू से ही गलत था, इसने मजाक की है और चूंकि इसने छुपाई वो इम्पॉसिबिलिटी या तो इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये रिवर्स हो जाएगा, वो से चीज़ वापस करनी होगी। और चूंकि वॉइड एब इनिशियो है, चूंकि हमने कहा था कि वो लोग जो कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते तो इंसॉल्वेंट उसमें से है। और खूबसूरत बात ये है कि वो धोखा भी उसी ने कर दिया, तो इसको हम फ्रॉड के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं और इसको हम वॉइड एब इनिशियो कह के शुरू से ही साइड पे भी कर सकते हैं। डन। Under provision of Contract Act list any two circumstances in which a party whose consent was obtained by misrepresentation cannot cancel the contract. वो हैं ही दो हमारे पास, अब तो किताब में 2 ही हैं, 2 बता देनी है, 2 नंबर मिल जाने। BT Bromine Traders is engaged in the business of import, purchase and supply of electronic items. During the year BT entered into following contract for supply of various product. वो import, purchase and फलाना कर रही है, याद है इसको हमने किसी और जगह भी देखा था। In one of BT's showroom, a famous actor came to return an air conditioner purchased 1 month ago. एक फेमस एक्टर आता है उसकी एक शोरूम पे और वो कहता है कि जी मैं आपसे ये एयर कंडीशनर लेके गया था, मैं आपको वापस करने आया हूँ। He demanded for replacement of his air conditioner with latest model. उसने कहा जी मैं महीने पहले आपसे लेके गया था और अब ये मेरे से वापस पकड़ें और मुझे दें लेटेस्ट नया ताज़ा तरीन मॉडल। The actor got upset when showroom manager refused to replace the air conditioner with latest model. एक्टर उदास हो गया, नाराज हो गया, उलझन में आ गया जब उसने कहा हमने आपको नहीं देना। And threatened और धमकी दी to damage the products displayed in the showroom. उसने कहा जो शोरूम में चीज़ें पड़ी हुई है ना, ये मैं तोड़ फोड़ दूंगा सारे, ये टीवी तोड़ दूंगा, ये जो है ना वो फलाना चीज़ उठा के ज़मीन पे फेंक दूंगा। Considering the situation, manager agreed. मैनेजर ने जब देखा बंदा पागल हो गया है, उसने लेटेस्ट मॉडल एयर कंडीशनर का एक्टर के घर डिलीवर करवा दिया या एग्री कर लिया। बताएं इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका क्या स्टेटस है? ये क्वेश्चन है। एक बंदे ने जुर्म करने की धमकी दी है, यानी कि जुर्म है कि आप एक जगह पे जाके तोड़ फोड़ करें किसी के बिजनेस प्रेमिसेस में। ये एक्टर के बजाय कोई और बंदा भी इस्तेमाल कर सकते थे, खामखा एक्टर इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था शायद एक्टर कहेगा कि मैं अपने फेसबुक पे डाल दूंगा या कुछ और। उसने इस तरह की बात नहीं की, उसने कहा जी मैं आपका शोरूम तोड़ दूंगा। जी अगर शोरूम की उसने ऐड की भी होती, अब अगेन वही वाली बात है, सवाल जा सकता था उस तरफ, बहुत मार्जिन था इनके पास, तो ऐसा लग रहा था उस तरफ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक एक्टर को किरदार का इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी वो काम किया जो कोई भी बंदा जाके तोड़फोड़ की धमकी दे, तो एक्टर भी तोड़फोड़ की धमकी दे तो भी जुर्म है, और अदर देन एक्टर भी को तोड़फोड़ की धमकी दे। कंफ्यूजन तब होती है जब वो एक्टर कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपने अगले पॉडकास्ट में जिक्र कर दूंगा, तब हम सोचते हैं कि वो उसका जिक्र करना लीगल है, इलीगल है, ये थ्रेट है, ये जुर्म है या क्या है। उनने में ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं किया, उन्होंने कहा भाई वो कह रहा है मैं तोड़फोड़ कर दूंगा, और तोड़फोड़ में साफ पता है कि ये एक गलत चीज है, मुनासिब चीज नहीं है। डन जी जी। अगर वो पॉडकास्ट वगैरह में बात कर, अगर वो पॉडकास्ट में बात कर दे तो शुगर है सवाल में ये नहीं लिखा हुआ। फर्ज करें यहाँ नहीं लिखा हुआ, हम दूर जाके इसको वो करते हैं कि फर्ज करें वो कहेगा जी मैं अपने पॉडकास्ट में जिक्र करूंगा, तो फिर चूंकि हमारे सिलेबस में हमने जितना पढ़ा हुआ है हमें अंदाजा नहीं है कि अगर एक सेलिब्रिटी एक झूठ पब्लिकली बोले तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। और हमें ये नहीं पता कि एयर कंडीशन बेचते वक्त क्या डील थी, शायद उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आपको लेटेस्ट मॉडल देंगे, और जब वो घर लेके गया तो पता लगा उसको तो पुराना मॉडल मिल गया। तो सवाल ने हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक तो यहाँ पे इस सेक्टर ने क्वेश्चन किया है। लेकिन अगर कोई बंदा धमकी दे कि मैं आप लोगों को रुसवा कर दूंगा, तो ये डिपेंड करता है कि वो हक पे है या हम हक पे हैं। अगर एक बंदे ने जुर्म किया और दूसरा कहे मैं आपके खिलाफ पब्लिकली बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन नहीं है। एक बंदे ने कुछ नहीं किया और आप कहेंगे मैं आपके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन फैलाऊंगा, ये जुर्म है। तो बेसिकली अगर वो पॉडकास्ट में वो करे और आप हक पे थे तो उसने जुर्म किया, उसने पब्लिकली एक झूठ की पजीराई की है। तो आगे हमारा एक लॉ है जिसके अंदर हम ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस पढ़ते हैं कि एक जुर्म की पजीराई वो काफी बड़ा जुर्म होता है।
लेकिन फिलहाल हमने अभी जितना पढ़ा हुआ है और जो सवाल ने पूछा हुआ है वहाँ चीज़ें। अभी होता क्या है कि आईकेएफ का सवाल सीधा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इतना सीधा कैसे हो सकता, अगर ये ऐसे होता वैसे होता, शुक्र वैसा नहीं था तो मुनासिब ही था। क्लियर? अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस, बता देंगे। आइडेंटिफाई एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। कितने अच्छे बच्चे बन गए, एग्जैक्टली जितना किताब में लिखा हुआ सीधा सीधा उस हिसाब से पूछ रहे हैं। करीम, लीजिए बड़ा सा सवाल है, सवाल की तरफ एंड पे आते हैं, थोड़ा सा आगे के सवाल कर लेते हैं फिर पीछे आते हैं। ये वैसे अभी यहाँ तक तो पहुँच गए, कितने को सवाल आगे आ जाने, कितने सवाल है आपके पास? 3 होती है। ठीक है, वो बड़े बड़े हैं, एक छोटा तो बड़े। तो फिर अब करीम की बात आ गई है तो शुरू कर ही लेते हैं। करीम 90 years old farmer resides in remote village, दूर दराज के एक गांव में रहता है 90 साल का एक बूढ़ा फार्मर करीम। करीम सन वाजिद who resides abroad has appointed Zain to look after his aging father। करीम का बेटा वाजिद जो दूसरे मुल्क में होता है, उसने अपने बाप का ख्याल रखने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है जिसका नाम है जैन। जैन ड्यूटीज इंक्लूड मैनेजिंग करीम्स हाउसहोल्ड अफेयर्स एंड हैंडलिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ करीम फार्म। करीम के फार्म के सारे मामलात और करीम के घर के सारे मामलात देखना किसकी जिम्मेदारी है? जैन की। तो एक बच्चा बाहर है जिसने अपने बूढ़े बाप की केयर टेकिंग के लिए पाकिस्तान में एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ है। जैन एडवाइस करीम, जैन कौन है? वो शख्स जो देखभाल के लिए था, और करीम है वो बूढ़ा शख्स जो कि ज़्यादा एज को हो चुका हुआ है। उसने एडवाइस किया करीम को टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज बैरन लैंड इन आउटस्कर्ट्स करीम फार्म एज इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैन ने करीम को मशवरा दिया कि वो दूर के इलाके में हमारी ज़मीन है ना, उसे बेच दो, उसकी वैल्यू ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है। करीम ने वही ज़मीन जैन को 5 लाख की बेच दी। अब अगर इतनी ख़राब थी तो जैन ने क्यों खरीदी? तो जैन ने करीम को उसके बुढ़ापे का फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं उसको, वो उस पर भरोसा भी करता था, बूढ़ा भी था, बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता था, उसने उसे वर्गला के कहीं ना कहीं वो ज़मीन अपने आप को बिकवा दी। 28 फरवरी 2023 को वाजिद विजिटेड हिज फादर। वाजिद आया फरवरी 2023 को अपने बाप से मिलने के लिए। केम टू नो दैट लैंड परचेज बाय जैन फ्रॉम हिज फादर हैज मार्केट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन। जब आया और उसे मामले का पता लगा, उसने तहकीक की तो पता लगा ये तो 50 लाख की ज़मीन है जो 5 लाख में खरीद ली गई है। वाजिद कन्विंस करीम टू फाइल अ सू अगेंस्ट जैन। वाजिद ने करीम को मशवरा दिया कि भाई आप लीगल केस कर लें जैन के ऊपर। टू सपोर्ट हिज फादर वाजिद एग्री टू पे द प्रोफेशनल फी ऑफ लॉयर एंड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसने कहा जी मैं आपके साथ हूँ, जो भी वकील का खर्चा वगैरह होगा वो सारा मैं पे करूँगा। अब सिनेरियो बन रहा है पूरा, एक ना फिल्मी स्टोरी डेवलप हो चुकी हुई है। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर कलीम कैन फाइल अ सू अगेंस्ट जैन। अब इतने सिनेरियो में अगर 3 नंबर का सवाल हो तो समझ आ जाता है कि इसका कोई सीधा सीधा सा क्या वो केस कर सकता है? हम कहेंगे हाँ जी वो केस कर सकता है, चूंकि वो ये कहेगा कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मेरे बुढ़ापे का फायदा उठा के वो बंदा जो मेरा केयर टेकर था उसने मेरी सिचुएशन को देख के इस तरह से नाजायज तरीके से मेरे से ये जमीन हथिया ली है। Assume that in above, assume करें ऊपर वाली जगह पे, करीम gets the land back along with the damages। करीम ने वो ज़मीन वापस ले ली और सारे damages भी रिकवर कर लिए। Equal to the expenses incurred in respect of the sue file against Zain। Zain पे जो खर्चा, Zain पे जो केस किया उसके सारे खर्चे रिकवर हो गए करीम को। करीम promise वाजिद that he will transfer the land to him and will also reimburse him the expense in respect of the sue। करीम ने वाजिद से वादा किया कि अब ये ज़मीन मैं तुम्हें दे दूंगा और सारा खर्चा पानी भी मैं जो लीगल केस का हुआ वो भी तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि उसने वो पैसे दिए थे। अब बताएं, अब करीम अपने बेटे से वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें ये ज़मीन दे दूंगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली बात आ जाएगी कि अब अगर वो राइटिंग में हो, अगर वो लॉ में रजिस्टर हुआ हो, करीबी रिश्ते के दरमियान हुआ हो तो यस, अगर वो ये वादा कर रहा है तो ठीक है, उसकी मर्जी है। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक। जब कंसेंट में मिस्टेक आ जाती है तो बताएं एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी क्या है, यानी पूरा ही मिस्टेक पूछ डाला। तो हम बताएंगे कि अगर लॉ वाला हो तो ये चीज़, फलाना हो तो ये चीज़, और फलाना हो तो ये चीज़। तो 4 नंबर के लिए वो हैं ही 4-5 लाइंस, वो सारी की सारी पूछ लें।
Fatma, a doctor by profession, purchased a 5-story building for 50 million, owned and constructed by Hamad. Hamad ने एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बना के थी 5 करोड़ की, और फातिमा एक डॉक्टर ने वो बिल्डिंग परचेज कर ली. एट द टाइम ऑफ परचेज फातिमा आस्क्ड हमाद टू इन्फॉर्म हर ऑफ एनी स्ट्रक्चरल इश्यूज विद द बिल्डिंग दैट माइट रिक्वायर रिपेयर. खरीदते वक्त फातिमा ने कहा, देखो हमाद, अगर इसमें कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, कहीं इसके स्ट्रक्चर वगैरह में कोई मसला है, मुझे आज बता दो ताकि मुझे पता हो. हमाद डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन. हमाद ने सवाल का जवाब नहीं दिया. अलाउइंग फातिमा टू बिलीव दैट बिल्डिंग इज इन. तो फातिमा को लगा, जब फातिमा ने कहा इसमें कोई खराबी है तो मुझे बता दो, और अगला बंदा खामोश था, तो फातिमा को लगा कि कोई मसला नहीं है. फातिमा ओपन हर हॉस्पिटल इन द बिल्डिंग. उसने अपना हॉस्पिटल चालू कर दिया उसमें. शॉर्टली देयर आफ्टर शी केम टू नोट दैट अबाउट न्यूमरस स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द बिल्डिंग. जब हॉस्पिटल शुरू किया तो उस बिल्डिंग में स्ट्रक्चर के बहुत सारे मसले उसके सामने आ गए. एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैज प्रोवाइडेड एन एस्टीमेट ऑफ 5 मिलियन टू फिक्स दीज इश्यूज. एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसने कहा इतने सारे मसले कैसे रिजॉल्व होंगे. उसने कहा भाई 5 मिलियन रुपए लगेंगे. इतने सारे मसले थे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बताएं फातिमा को क्या रेमेडीज अवेलेबल है. पहले बताएं फातिमा के साथ क्या हुआ है. यहाँ फ्रॉड हुआ है. साइलेंस के थ्रू उसके साथ फ्रॉड हुआ है. फातिमा ने पूछा था तो साइलेंट वाज इक्वल टू स्पीच. उसने जवाब नहीं दिया था तो फातिमा के साथ फ्रॉड हो गया है. और फ्रॉड में फातिमा के पास हमेशा क्या रेमेडी अवेलेबल है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, और अगर कैंसिल कर दे तो डैमेजेस मांग सकती है. तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको कवर किया. वॉइड एग्रीमेंट्स के पोर्शन में सवाल देखते हैं. स्प्रिंग 2013 में सवाल आता है, एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल. फड़का को देंगे. गुडविल. बारी कैशियर है डिपार्टमेंटल स्टोर पे, उसने एम्बेजल किया कैश फ्रॉम द स्टोर. मोहसिन द ओनर ऑफ स्टोर इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट बारी. बारी ने कैश में गड़बड़ की है. जो ओनर है उसने बारी के खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है. बारी एग्रीड टू रिटर्न द कैश एंड मोहसिन एग्रीड टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम. बारी फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस. बारी ने कहा मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मेरे खिलाफ लीगल केस ना करें. क्या मोहसिन बाउंड है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो विड्रॉ कर ले अपना केस? क्यों? एग्रीमेंट एंड स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता. भले उसने वादा कर लिया कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, लेकिन इस बंदे का हक है तो किसी बंदे को ये एग्रीमेंट में लिखना कि मैं पैसे देता हूं, तुम वो केस मत करना मेरे ऊपर, ये मना है, ये वॉइड है. तो ऐसे में मोहसिन को अगर उसने कहा है कि तुम केस नहीं करोगे तो वो तो एग्रीमेंट ही वॉइड था. जब वॉइड था तो मोहसिन बिल्कुल बाउंड नहीं है वो विड्रॉ करने के लिए, उसका केस जेन्युइन है. क्लियर? In view of provision of contract act, explain the general rule. Agreement and restraint of legal proceeding is wide. State the exception to the above rule. 8 नंबर का सवाल. लीगल प्रोसीडिंग का वो रूल बताना है और फिर उसकी जो 3 एक्सेप्शन हैं जिसमें तीसरी में ज़रा ज़्यादा बातें हैं ये एक्सप्लेन करना है. 8 नंबर. Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in business of selling sweets at Multan railway station. बड़ा प्यारा वो है सवाल. अभी तक मंसूर और आरिफ जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ बेच रहे थे मुल्तान रेलवे स्टेशन पे. मंसूर इनकर्ड अ लॉस ड्यू टू कंपटीशन. मंसूर को लॉस हो गया. आरिफ इन व्यू ऑफ फ्रेंडशिप विद मंसूर, आरिफ मंसूर का दोस्त था, उसने दोस्ती के नाते एग्री कर लिया कि वो अपना बिजनेस ओल्ड सिटी एरिया में ले जाएगा. यानी 2 बंदे रेलवे स्टेशन पे मिठाइयाँ बेच रहे हैं. एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे तरस आया, उसने कहा यार ना तेरा चल रहा है ना मेरा चल रहा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ कारोबार नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा ओल्ड सिटी एरिया में. दे रीच एन एग्रीमेंट दैट आरिफ वुड नॉट एंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस विद. मगर मंसूर के साथ ये रेलवे स्टेशन वाला कंपीटिंग बिजनेस मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अंदरून शहर. It was also agreed that in case of breach, अगर इस एग्रीमेंट की ब्रीच हुई, none of them would have recourse to court of law. और ये भी तय कर लिया कि अगर तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे फॉर एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट. सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, बाद में क्या हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, हालात खराब हुए. आरिफ इन एडिशन टू ओल्ड सिटी एरिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू सेल स्वीट्स एट. वो वहाँ गया, वहाँ दुकान चलाने की कोशिश की, हालात ज़रा पतले हुए, घबरा गया और उसके साथ साथ वो वापस रेलवे स्टेशन भी आ गया जहाँ उसने होने का वादा किया था कि मैं यहाँ नहीं हूँगा. और आपस में ये भी इन्होंने वादा किया कि एक दूसरे पे हम लीगल केस नहीं करेंगे.
मंसूर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन आरिफ फ्रॉम सेलिंग स्वीट्स हैज फाइल्ड अ सू अगेंस्ट हिम। मंसूर ने आरिफ के खिलाफ केस कर दिया चूंकि आरिफ ने अपना वादा वफा नहीं किया। वेदर आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन, क्या आरिफ जस्टिफाइड है मुल्तान रेलवे स्टेशन पे शुरू करने का? जस्टिफाइड है, क्योंकि जो एग्रीमेंट था ये तो वॉइड था, किसी को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता, और जब रोका वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तो आरिफ शुरू कर सकता था, कोई मसला नहीं। What would be your answer in one above? One above में आंसर क्या होता है? If मंसूर had bought the goodwill of आरिफ business, अगर उसने गुडविल खरीद ली होती तो आप कहेंगे ये एक्सेप्शन, अगर गुडविल खरीद ली होती तो फिर आज़ादी थी, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर वो आया है तो उसने गलत हरकत की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Whether मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या वो जस्टिफाइड है? वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक वो था, यानी कि अब गुडविल वाली तो अजम्पशन खत्म हो गई, हम दोबारा पहले वाली जगह पे आ गए, तो वो लीगल केस नहीं कर सकता एक वॉइड एग्रीमेंट पे, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो ये था कि वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, और एग्रीमेंट था तो वहां पे मिठाइयाँ नहीं बेचोगे। What would be your answer in 3 above if both Arif and Mansoor had agreed to refer their dispute to arbitration and not to the court of law? ठीक है, सही था, वहां पे जा सकते थे, वहां पे फैसले कॉल कर सकते थे। जो पार्ट 3 है ना, ये बड़ा मजे का है, इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब नहीं भी है। क्या वो लीगल केस करने में जस्टिफाइड है? ऊपर आपस में तय किया था खबरदार हम एक दूसरे पे लीगल केस नहीं करेंगे, तो एक दूसरे पे लीगल केस ना करने वाला एग्रीमेंट ही वॉइड था, तो लीगल केस करने में जस्टिफाइड है, तो वो लीगल केस कर सकता है। लेकिन जिस मुद्दे पे लीगल केस कर रहा है कि यहाँ क्यों आया, वो भी वॉइड है। तो ये 2 वॉइड एग्रीमेंट है, एक वॉइड एग्रीमेंट है कि तुम इस इलाके में काम नहीं करोगे, और एक वॉइड एग्रीमेंट है मैं तुम्हारे ऊपर लीगल केस नहीं करूंगा। तो इसलिए ये सी का जवाब कुछ लोग जज्बात में यस भी लिख देंगे, कुछ नो लिख देंगे, दोनों जवाब सही है। कभी कभी इतना मजे का सवाल भी होता है। नहीं सर, वो क्वेश्चन में मेंशन है कि सेकंड वाले पॉइंट पर नहीं, सेकंड वाले में तो उसने यहाँ पे बस अजम्पशन ली थी ना, सिर्फ इस वाले में कि फर्ज करें 1 अबव में ऐसा होता, इंडिपेंडेंट सवाल था, फिर तीसरा इंडिपेंडेंट है, और चौथे में उसने कहा फर्ज करें 3 में ऐसा हुआ होता, तो पहला इंडिपेंडेंट है, दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है, तीसरा फिर इंडिपेंडेंट है, चौथा तीसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये एक अच्छा सवाल है ये वाला रूल समझने के लिए कि वो जो बिजनेस किया जाता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। नईम ट्रेजरी मैनेजर है राहील एसोसिएट्स में, नईम ने 1 लाख रुपया रॉब किया बिजनेस में से, ओनर ने लीगल प्रोसीडिंग, देखें लफ्ज तक वही है, वही सारी चीजें उठा के पिछली पास पेपर वाली वो कर दी। नईम ने एग्री कर दिया मैं पैसे वापस कर दूंगा, उसने कहा मैं विड्रॉ कर लूंगा, बिल्कुल 100% वही वाला सवाल है, डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं। सलमान एग्री टू सप्लाई कॉटन yarn to Rehan for the entire year whenever acquisitions at prevailing wholesale prices। सलमान ने एग्री किया कि जो भी मार्केट में होलसेल प्राइस चल रही होगी, जब जब तुम मेरे से माल खरीदोगे मैं तुम्हें उस रेट पे सप्लाई करूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट सलमान एंड रेहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू द, और कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था कि जब झगड़ा होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटरमाइन एनी रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद सलमान। बताएं वैलिडिटी क्या ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट की? हम कहेंगे ये वॉइड है, इस तरह की चीज के जिसमें वो उसको मना कर दे उस हद तक वॉइड है। तो अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो क्या उसके पास कोई रेमेडी है? वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि कोर्ट से मना करने का एग्रीमेंट मना होता है। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच पर्सन मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस। किसी बंदे को बिजनेस करने से रोका जा सकता है कहीं? जब उसकी गुडविल खरीद ली जाए तब उसे रोक सकते हैं। तो मेरे पास इतने ही सवाल थे, डन। वही एनबी पब्लिशिंग हाउस, उसी तरह का मामला, हारून उनका ओनर है और उनके कुछ मसले हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। एनबी वेयर हाउस लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री। इनका एक वेयर हाउस था, उसने बताया कि हमारे पास एक थोड़ा सा इन्वेंट्री में शॉर्टफॉल हो गया। रिमोट एरिया, रिमोट एरिया क्या होता है? दूर दराज का एरिया। अपॉन फर्दर इंक्वायरी, मजीद पूछा तो इट वॉज रिवील्ड दैट मुइज द वेयर हाउस मैनेजर वॉज इन्वॉल्व इन थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ा सा देखा तो पता लगा कि वो जो मैनेजर साहब हैं
वो चोरियां कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली मुइज एग्री टू पे द प्राइस ऑफ स्टोलन इन्वेंट्री व्हेन हारून प्रॉमिस टू विथड्रॉ द सूट फाइल अगेंस्ट हिम। हारून ने कहा हमने जो तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ वो हम वापस ले लेते हैं, तुम हमारी इन्वेंट्री वापस कर दो। ये आपस में एग्री कर लिया दोनों ने कि एक लीगल केस नहीं करेगा और दूसरा इन्वेंट्री वापस कर देगा। Advise whether Muiz can hold Harun liable if he pays the agreed price but the sue file against him is not withdrawn। अगर वो लीगल केस वापस ना ले जबकि ये उसे पेमेंट कर रहा है तो क्या ये उसे लाइबल कर सकता है? नहीं, हम ही कहेंगे कि ऐसा एग्रीमेंट ही गलत था जिसमें आपने किसी को लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोका, तो वो एग्रीमेंट के तहत आप उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, आप चूंकि आपने पेमेंट कर दिया तो आप लीगली सिक्योर हो गए हैं, वो केस चलेगा भी तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि उसने वादा किया था और वो वादे से मुकर गया तो वादा ही गलत था, वो वॉइड वादा था, क्योंकि किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकने का जो एग्रीमेंट है वो इन इटसेल्फ वॉइड है। डन। मलिक ने अपने सन को एडवाइस किया हामिद को कि भाई स्टार्ट करो अपना रियल स्टेट का बिजनेस। उसके एक्सपेंसेस बिजनेस रन करने के लिए मलिक ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कमर्शियल व्हीकल दे दूंगा 31 दिसंबर 2024 तक। सब्सिक्वेंटली हामिद प्रॉमिस टू मलिक दैट ही वुड नॉट डील इन कराची प्रॉपर्टीज फॉर 2 years सिंस हिज फैमिली वाज वेल नोन देयर एंड इट कुड बी मिस्टेकन दैट ही वाज रनिंग हिज फादर बिजनेस इंस्टेड ऑफ स्टैब्लिशिंग हिज ओन आइडेंटिटी। उसने कहा भाई तुम इसमें आ जाओ, और साथ में उसे कह दिया कि मैं तुम्हें एक कमर्शियल व्हीकल भी दे दूंगा, लेकिन साथ में ये हो गया कि भाई एक वादा करो कि तुम ये वाला काम कराची में डील नहीं करोगे 2 साल तक, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वेल नोन है वहां पे, और हो सकता है कि फिर वो कंफ्यूजन हो जाए कि बाप का बिजनेस है या उसका। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय मलिक एंड हामिद। मलिक और हामिद के दरमियान 2 वादे हुए हैं। एक वादा ये है कि वो उसे कमर्शियल व्हीकल डिलीवर करेगा, और एक वादा ये हुआ है कि वो उस बिजनेस में नहीं घुसेगा। तो कमर्शियल व्हीकल डिलीवर होने वाले वादे के बारे में क्या कहेंगे? कंसिडरेशन नहीं है इसमें, कंसिडरेशन दोनों तरफ से नहीं है। ये वैलिड हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि नेशनल लव एंड अफेक्शन तो है ना, तो हम कह सकते हैं ये वैलिड हो जाएगा अगर राइटिंग में हो और रजिस्टर हो जाए तो फिर वैलिड हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा वाला जिसमें उसने कहा तुम बिजनेस नहीं करोगे, रेस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस है, चूंकि गुडविल खरीदने का कहीं जिक्र नहीं है, तो हम कहेंगे जी प्रॉमिस फॉर रेस्ट्रेंट ऑफ बिजनेस जो है ये वैलिड नहीं होता, ये लॉ ने खास तौर पे मना किया हुआ है। डन। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन फ्रॉड, डिस्कस द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट व्हेन कंसेंट टू एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड को डिफाइन करें और बताएं उसकी एनफोर्सेबिलिटी क्या है। तो फ्रॉड की डेफिनेशन आपने दी और बाद में बताया कि जब फ्रॉड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? एग्री पार्टी। तो वो वाली बात हम यहाँ पे लिख देंगे। लें जी, माज ने ऑफर की है कि वो क्रिकेट बैट देगा फुरकान को, हु एग्री टू परचेज इट फॉर 0.5 मिलियन। ओए होए होए, इमरान खान ने साइन तो नहीं किए हुए कहीं? ठीक है जी, माज ने क्रिकेट बैट देना है फुरकान को और उसने परचेज करने का वादा कर लिया 0.5 मिलियन का। आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय माज दैट क्रिकेट बैट वाज ऑटोग्राफ्ड बाय वसीम अहमद। उन्होंने सोचा कि कहीं कानूनी कोई मसला ना हो जाएगा, वो इमरान खान लिख देते तो वो कानूनी तौर पे आईकेप पे हो जाता कि जी आपने नाम इस्तेमाल क्यों कर लिया। तो वसीम अहमद नामी एक शख्स ने उसे साइन किया हुआ है जो कि एक राइजिंग क्रिकेट स्टार है। चलें, एक राइजिंग क्रिकेट स्टार ने साइन किया हुआ है, और वो अभी एक बंदे दूसरे से कहा मेरे से बैट खरीद लो 5 लाख रुपए का, और ये 5 लाख का इसलिए है कि वसीम अहमद नामी एक बड़ा कमाल नया उभरता हुआ क्रिकेट का सितारा है, उसने इसे साइन किया। फुरकान पेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन एडवांस। फुरकान जज्बाती था बहुत ही, उसने एडवांस में पैसे दे दिए और माज ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं ये क्रिकेट बैट तो मैं 30 सितंबर 2024 तक डिलीवर कर दूंगा। सब्सिक्वेंटली माज शोड द क्रिकेट बैट टू हिज फ्रेंड राशिद। सब्सिक्वेंटली माज ने वो अपने दोस्त राशिद को दिखाया, हु इन्फॉर्म्ड हिम दैट क्रिकेट बैट वाज एक्चुअली ऑटोग्राफ्ड बाय वसीम अकरम। उसने क्या कर दिया? वो वसीम अहमद नहीं था, वसीम अकरम था। गेम बहुत ऊपर की है, तो ये क्रिकेट लेजेंड है वो तो, और ये तो मैं तुमसे 25 मिलियन का खरीद लूं। कहाँ की गेम कहाँ चली गई? 0.5 मिलियन में उसने जनाब वसीम अहमद समझ के और उसको वो दे रहा था। बाद में पता लगा कि वसीम अहमद नहीं है, वो तो वसीम अकरम है, और ये बैट तो 25 मिलियन का। तो इसके दोस्त ने कह दिया कि मैं मेरे से ले लो तुम। दोनों के जी दोनों के दो। Realizing his error, Mas sent an apology letter to Furqan
माज ने फुरकान को जो है ना अपॉलॉजी लेटर भेज दिया कि भाईजान वो गलती से मिस्टेक हो गया, स्टेटिंग दैट ही कैन नॉट सेल द क्रिकेट बैट, वो क्रिकेट बैट बेच नहीं सकता उसे, एंड एनक्लोज अ चेक फॉर ₹0.5 मिलियन, और उसके पैसे उसे वापस भेज दिए। द लेटर वॉज डिलीवर्ड टू फुरकान ऑन 2 सितंबर 2024। डिलीवर कब होना था? और प्रॉमिस हो गया है, प्रॉमिस हो चुका है, एग्री कर चुके हैं, परचेज वगैरह सारी बात हो गई है, अगले दिन तो पैसे भी भेज दिए। तो लेटर जो है वो 30 को डिलीवर जब होना था बैट, तो उसने 2 सितंबर को लेटर भी पहुंचा दिया। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मास की पोजीशन इस वक्त बताएं, और बताएं क्या रेमेडीज अवेलेबल है फुरकान के पास। मास की क्या पोजीशन है यहाँ पे? मास से मिस्टेक हुई है, और ये मिस्टेक दोनों तरफ से हुई है। दोनों को ये लगता था कि बैट पे वसीम अहमद के साइन है, जबकि उस पे वसीम अकरम के साइन थे। तो अगर आप ऐसे मिस्टेक की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ आपको बचत हो जाएगी कि आप कहेंगे कि चूंकि ये दोनों तरफ से मिस्टेक है, आप समझ आए कि दोनों मिस्टेक पे क्यों वॉइड होता है। अगर दोनों को ही गलतफहमी लगी थी तो वॉइड हो गया। वॉइड होने का मतलब है जिसने जिससे जो लिया हुआ है वो वापस करें और कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो एक तरीका ये है कि आप कह दें 2 साइडेड मिस्टेक। अच्छा, और आप कह सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, एक बंदे ने अनजाने में दूसरे को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन इसमें वो उसे विक्टिम बना भी नहीं पाया और वो मजलूम भी नहीं बना, ये तो अनजाने में खुद बेवकूफ़ बन गया। याद है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिससे खुद को फायदा हो, मिसरिप्रेजेंटेशन जिसमें दूसरे का नुकसान हो, तो इसमें दूसरे को तो नुकसान ही नहीं हो रहा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन या इस तरह की चीज़ों में दूसरे वाले बंदे का नुकसान हो रहा होता है, लेकिन यहाँ नुकसान नहीं हो रहा। तो जो मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएगा वो फिर बताएगा कि जी एक बंदे ने अनजाने में कोताही कर दी और दूसरे को वो बैट बेच दिया, और अब वो दूसरा चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, पहला नहीं। और कोई मामला जो समझ आ रहा हो? ये कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया ना, तो वो बाउंड हो गए हैं, तो अब परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो बेनिफिशियल है। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बाउंड तो हो गए हैं, अब बेनिफिशियल है या नहीं है, परफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे थे कि कोई बच बचाव हो जाए तो बच बचाव बस एक सूरत में हो रहा है कि अगर 2 साइडेड मिस्टेक है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ जालिम मजलूम बन जाएगा खुद ही सी। तो ये 2 साइडेड मिस्टेक की बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल है। अगर उस तरफ जाएं, अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी और तरफ जाएंगे या आप 1 साइडेड मिस्टेक भी बोलेंगे तो वॉइडेबल हो जाएगा दूसरे बंदे के, जिससे गलती हुई है वो साइड पे हो जाएगा। तो इधर उन्होंने कहा कि बताओ कि फिर मास की क्या पोजीशन है और फुरकान के पास कोई रेमेडी है। जब ये फुरकान को कहेगा जी मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा, तो ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, फुरकान डैमेजेस ले सकता है। लेकिन अगर वॉइड हो गया तो वहां पे वो ब्रीच नहीं काउंट होगा। याद हमने कहा था ब्रीच तब होती है जब एक बंदा दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट ना करे, अनलेस वो सिचुएशन हो जहां एक्सक्यूज लॉ ने दी है। तो वॉइड में तो लॉ आपको एक्सक्यूज दे देता है। क्या ये सवाल समझ आया? अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हुए हैं वॉइड? पता ही होगा आपको। इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेड, स्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मैरिज, अनसर्टन, वेजरिंग। अब 5 लाइनें लिखने के 6 नंबर तो नहीं देंगे। अब डर आ गया, डर लगना शुरू हो गया। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला जिक्र भी कर दें। माइनर की एक्सेप्शन मैरिज वाले में बता दें, सेल ऑफ गुडविल की वहाँ पे बता दें, फिर रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में इसी तरह से जो लीगल प्रोसीडिंग है वहाँ 2-3 उसकी एक्सेप्शन का जिक्र कर दें। यानी कि जब डर लग रहा है ना, रट्टे वाला सवाल है और आपको ज़्यादा आता है तो शर्माना नहीं है, लिख देना है। तो आप सबकी अगर एक्सेप्शंस लिख दें तो उससे इस सवाल का पेट भर जाएगा, इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, आप उसके मुताबिक कर लेंगे। अगर ये 3 नंबर का सवाल होता तो शायद मैं इतना परेशान ना होता। जी, इसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन हो या इम्पॉसिबल हो। नहीं, असल में उन्होंने ये नहीं कहा कि आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट दैट आर वॉइड, तो फिर आप कह देते हैं कि अगर अचानक से इम्पॉसिबल हो जाए, फलाना हो जाए। उन्होंने कहा है वो एग्रीमेंट दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो जिनको एक्सप्रेसली कहा गया है कि ये वॉइड है, वो वही वाली लिस्ट है। हम लोगों ने जब एसेंशियल्स पढ़े थे तो वहाँ एक एसेंशियल ये था कि ये एग्रीमेंट वो ना हो जिनकी लिस्ट बताई गई है।
ये 8 होते हैं इन टोटल, हमारी किताब ने 5 उठाए हैं। 2 होते हैं इसमें इम्पॉसिबल, वो वाली बात किताब ने अलग अलग जगह की है, एक इस तरह से और होता है, लेकिन हमारी किताब ने हमें बस 5 बताए हैं, तो हमने वो उन्हीं 5 पे बात करनी है। ये 5 वो हैं जो खास तौर पे डिक्लेयर्ड हैं कि ये वॉइड है। क्लियर?